हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। मैं अब आपके लिए लेके आया हूँ सॉलिड स्टेट का सेकंड पार्ट। ये आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डीएफ ब्लॉक, पॉलीमर या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कोई भी चैप्टर ले लेंगे। देखो, जितने भी न्यूमेरिकल से आगे के प्रश्न हैं मैं सब इसी तरह कराऊंगा, है ना। देखो, आप एक नई कॉपी डाल लो, क्योंकि कम से कम 500-600 क्वेश्चन होंगे जो लास्ट में इस कॉपी को अपने पास रखोगे, उसी कॉपी को रट्टा मारना है। मैं आपको इतने क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब 500 क्वेश्चन प्लस जितने भी अब तक बोर्ड में क्वेश्चन है मैं सब करवा दूंगा। और देखो, वही है जो बुक के पीछे है। समझ में आ गई बात। और जैसे मैं आंसर कर रहा हूँ आपको वैसा ही आंसर लिखना है, अगर 100 में से 100 नंबर चाहिए तो हमारी कोशिश है 100 में से 100 लाना। समझ में आ गई बात। चलो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अब जो न्यूमेरिकल्स का फॉर्म आएगा वो आएगा डेंसिटी, घनत्व का। ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है एलिमेंट विथ मोलर मास। मोलर मास m कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है m का वैल्यू 2.7 इंटू 10⁻² kg पर मोल दे रखा है। समझ में आ गई बात। यहाँ बात कर रहा है एज लेंथ की, मतलब a का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे 405। एक बात ध्यान रखना, अगर ये पिकोमीटर में दे रखा है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना। 10⁻12 मीटर में कन्वर्ट इस तरीके से किया जाता है, तो ध्यान रखना। समझ में आ गई बात। देखो, पूछा क्या है, ये बोल रहा है कि किस टाइप की यूनिट सेल है। कुल मिला के मतलब ये है कि ये एससी है, ये बीसीसी है, या ये एफसीसी है। तो एक बात बताओ, जेड का मान अगर एक निकाल दिया तो एस सी है, दो निकाल अगर जेड का मान दो निकाल दिया तो ये बी सी सी है, और अगर जेड का मान चार निकाल दिया तो ये क्या है, एफ सी सी। तो कुल मिला के जेड का मान आपको पूछ रहा है। तो देखो, जेड का मान कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। देखो, जेड जो डेंसिटी का फॉर्मूला है वो होता है डी इक्वस टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। एन ए जो यहाँ पर होता है वो आवागेद्रो नंबर होता है, ये शायद आप लोग जानते होंगे। एम मोलर मास होता है, जेड निकालना है। देखो, जेड मुझे निकालना है तो डी को इधर लेके चला जाऊंगा, वैल्यू को पुटअप कर दूंगा। एक बात और ध्यान रख लेना, यहाँ पे जो लेंथ देखो, पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रखा है, मीटर में। समझ में आ गई बात। 10⁻12 में कन्वर्ट कर रखा है। कर लोगे आप ये चीज़ को आराम से, वैल्यू को रख देना, रख के कैलकुलेशन कर लेना। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो तो देख लो, आराम से इसको देख लो कैसे सॉल्व किया गया है ना। ये फॉर्मूला बनाया गया और फॉर्मूले में इस तरीके से मैं जूम कर देता हूँ और आप आराम से आंसर को देख लो। ठीक है, तो देखो, ऊपर सारी वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट कर लिया है और नीचे सारी वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट किया हुआ है। तो आपको ऊपर डी इंटू ए क्यू इंटू एन ए अपॉन एम रख के वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। आई थिंक हमको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखो, तो यहाँ जेड का वैल्यू देखो, यहाँ पर कितना आया, देखो ये रहा 4 आया। तो बताओ, जेड का वैल्यू अगर 4 आ गया तो वो क्या होता है, एफसीसी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। चलो, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लें, वही बात है जो हिंदी मीडियम में मैंने आपको बता रखी है। मोलर मास दे रखा है इसका, ठीक है, एम दे रखा है, ए दे रखा है, लेंथ दे रखी है। पिकोमीटर में किस में कन्वर्ट करोगे, 10⁻12 लगा के मीटर में कर लोगे। देखो, ये कन्वर्ट कर लिया है। करने बाद डेंसिटी आवागे, दो नंबर दे रखा है, डी का वैल्यू रख देना और कैलकुलेट कर लेना, आंसर कितना आ जाएगा 4। चलो जी, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को। ठीक है, तो देखो 4 एटम बोल रखा है और एफसीसी, देखो या तो सीसीपी आ जाएगा या फिर आंसर क्या आ जाएगा, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्ट्राइक्योमेट्री डिफेक्ट पूछा है। देखो, आपने बहुत सारे स्ट्राइक्योमेट्री डिफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पे जेडएनएस और एजीबीआर के बारे में पूछ रहा है, तो आप सभी ने शॉर्टकी और फ्रेंकल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो देखो, जो जेडएनएस वाला होता है वो कौन सा दिखाता है, फ्रेंकल डिफेक्ट दिखाता है। समझ में आ गई बात। और एजीबीआर क्या दिखाता है, फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों दिखाता है। इस बात को ध्यान रखना। देखो, शॉकी ने लिखा हुआ है, ये शॉर्टकी लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, शॉर्टकी ध्यान रखना। एजीबीआर दोनों तरह के डिफेक्ट को शो करता है। तो आई थिंक आपको शॉर्ट के डिफेक्ट पता होगा कि जब एक साथ मान लो ये मेरे पास में कोई एक क्रिस्टल लैटिस है, ये ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस है, और एक साथ अगर माइनस और प्लस इस छोड़ के चले जाते हैं क्रिस्टल लैटिस को, तो वो कौन सा होता है, शॉर्ट की होता है। लेकिन अगर माइनस वाला अगर इंटरस्टेटल वॉइड्स में आ जाते हैं, सॉरी प्लस वाला जो इंटरस्टेटल वॉइड में आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैंकल बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जेडनेस कैसा दिखाता है, फ्रैंकल दिखाता है, और एजीबीआर कैसा दिखाता है, फ्रैंकल और शॉर्ट की। शॉकी नहीं है, शॉर्ट की है। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी,
तो ध्यान रखना जर्डनेस कैसा दिखा रहा है, फेंकल, और एजीबीआर शॉर्ट की। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो यहाँ पर एफ सेंटर वाला क्वेश्चन आ गया। ये बोल रहा है आयनिक सॉलिड विच हैव आयनिक वैकेंसीज ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट की बात कर रहा है ना। तो जिन आयनिक ठोसों में धातु आदि के दोष से कारण ऋणायनिक रिक्तिका होती है, वे रंगीन होते हैं, इस उपयुक्त को उदाहरण से समझाइए। तो आप सभी को एफ सेंटर पढ़ाया गया होगा। एफ सेंटर क्या होता है, जब एक नेगेटिव के आसपास चारों तरफ क्या हो, पॉजिटिव हो, यही क्या होता है, मेरा एफ सेंटर होता है। इसी कारण कंपाउंड क्या देता है, कलर देता है। कंपाउंड कलर देने का रीज़न क्या होता है, देखो सिंपल सा स्टेप है। मान लो ये कौन सी लोअर स्टेट होती है, जीरो स्टेट। ये कौन सी होती है, हाइयर स्टेट, उत्तेजित अवस्था। जब इलेक्ट्रॉन हाइयर स्टेट में जाता है और जब वापस आता है तो विजिबल रीजन में क्या करता है, रेज छोड़ता है। इस रेज में क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। समझ में आ गई बात। और ये कलर देख लो, मैच कर लेते हैं इसके अंदर कि कौन सा कलर आ रहा है। तो ध्यान रखना। आंसर बता देता हूँ मैं। धातु आदि के दोष का ऋणायनिक रिक्तिका वाले ठोस रंगीन होते हैं क्योंकि ठोसों की सतह पर धातु के परमाणु जमा हो जाते हैं और आयन के पश्चात क्रिस्टल में विकसित हो जाते हैं। कुल मिला के एफ सेंटर की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे LiCl का रंग कैसा होता है, गुलाबी, और NaCl का रंग कैसा होता है, पीला होता है। तो इसको आप नोट कर लेना। यहाँ पे आप एफ सेंटर का भी लिख सकते हो, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पे NaCl के एग्जाम्पल को समझा रखा है ना। तो नोट कर लेना इंग्लिश मीडियम वाले, है ना। देखो यहाँ पर भी देखो एफ सेंटर की बात कर रहा है, देखो ये रहा। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के एफ सेंटर का एग्जाम्पल है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा इसको आई थिंक। देखो सिंपल मैं वापस बता देता हूँ। देखो ये क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, ये रही, ये क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है। यहाँ क्या है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। देखो होता क्या है, ये जो माइनस होता है ये अपने स्पेस को छोड़ के बाहर चला जाता है, ये बाहर आ गया। समझ में आ गई बात, ये यहाँ बाहर चला गया, ठीक है। और पीछे क्या छोड़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। क्या छोड़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ जाता है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, देखो पॉजिटिव से घिरा हुआ है। यही क्या कहलाता है, मेरा एफ सेंटर, जिसके कारण कंपाउंड क्या देता है, कलर देता है। समझ। और मेटल एक्सेस क्यों बोला, धातु आदि क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव बढ़ जाता है इसलिए। और न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए नेगेटिव आ जाता है। उदासीनता को मेंटेन करने के लिए कौन आता है, यहाँ पे बीच में नेगेटिव आ जाता है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। तो ये क्या कहलाता है, एफ केंद्र कहलाता है, एफ सेंटर कहलाता है। इसी कारण LiCl कैसा होता है, गुलाबी, और NaCl कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ 40 एलिमेंट इज टू बी। देखो यहाँ पे N टाइप और P टाइप की बातें चल रही है ना। देखो आपको मैं सिंपल बता देता हूँ। आपने अगर ग्रुप पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे 13 ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, एक 14 ग्रुप पढ़ा होगा, और एक 15 ग्रुप पढ़ा होगा। इसमें कौन सी फैमिली है, कार्बन फैमिली, इसमें कौन सी है, बोरॉन फैमिली, और इसमें कौन सी है, नाइट्रोजन फैमिली। ध्यान है, जब कार्बन फैमिली तुम 15 ग्रुप की इंप्योरिटी अशुद्धि मिलाते हो तो उसे हम बोलते हैं एन टाइप। देखो 14 से 15 जो नेक्स्ट हो रहा है तो नेक्स्ट याद कर लेना। जब 15वें ग्रुप की इंप्योरिटी अशुद्धि मिलाते हैं तो एन टाइप बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अगर 13वें ग्रुप की अशुद्धि 14वें ग्रुप में मिला देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पी टाइप। तो देखो 14 से इधर चलो, प्रीवियस आ रहा है। तो देखो याद करने का तरीका है नेक्स्ट और प्रीवियस, ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट का मतलब, एन का मतलब नेगेटिव है और पी का मतलब यहाँ पॉजिटिव होता है। वैसे आप तो क्या याद रखोगे, एन का मतलब क्या हो गया, अगर कार्बन फैमिली में तुमने 15 ग्रुप की इंप्योरिटी मिला दी तो एन टाइप, अगर 14 ग्रुप में तुमने 13 ग्रुप की अशुद्धि मिला दी तो पी टाइप। कुल मिला के यहाँ पे 14 ग्रुप में, ध्यान रखना 14 ग्रुप में अगर तुमने 13 ग्रुप की मिलाई तो पी टाइप, अगर तुमने 15 ग्रुप की मिलाई तो एन टाइप। याद रहेगा कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, 15। यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, 13। समझ में आ गई बात। अब कौन कौन सी इंप्योरिटी मिलाई जाती है तो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अपने सिलेबस में कौन कौन सी। कार्बन फैमिली लिख दो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इधर कौन आते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और कौन आता है, बिस्मिथ। इधर कौन आता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ध्यान रखना अपने सिलेबस में, अपने सिलेबस की बात करो तो यहाँ जर्मेनियम लिया जाता है या सिलिकॉन लिया जाता है। इसके अंदर या तो इंडियम की इंप्योरिटी मिलाई जाती है और इधर से या तो आर्सेनिक की मिलाई जाती है। समझ में आ गई बात। तो ये दो एग्जाम्पल याद रख लेना, या फॉस्फोरस भी कभी कभार ले लिया जाता है। समझ में आ गई बात। तो जर्मेनियम में टिन की मिला, सॉरी इंडियम की मिला दी तो क्या बोल दोगे, पी टाइप, और अगर आर्सेनिक की मिला दी क्या बोल दोगे, एन टाइप। समझ में आ गई बात।
तो यही क्वेश्चन पूछा है, 14 वर्ग के तत्वों का n प्रकार के अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि द्वारा अपरिष्ट करके रूपांतरित करना है। यह अशुद्धि किस वर्ग से संबंधित है? देखो n टाइप की बात कर रहे हैं, तो n टाइप में बताओ क्या करोगे, 14 ग्रुप में किसको मिला दोगे, बताओ 14 ग्रुप में हम मिला देंगे, सॉरी 14 ग्रुप में किसको मिलाएंगे, 15 ग्रुप को मिला देंगे। ये कौन सी होती है n टाइप, समझ में आ गई बात? देखो यही लिखा है, 14वें ग्रुप में 15 ग्रुप की अशुद्धियों को मिश्रित कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे करते हैं, 13 नंबर कर लेते हैं। देखो क्या बोला है, कांच क्वार्ट्ज जैसे ठोस से किस प्रकार से भिन्न है और किन परिस्थितियों में क्वार्ट्ज को कांच में परिवर्तित किया जा सकता है। देखो विच मेक्स अ क्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, अंडर व्हाट कंडीशन कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्ट इनटू ग्लास। देखो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने हमेशा दो चीज़ पढ़ी है, एक पढ़ी है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक पढ़ी है एमॉर्फस, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस। देखो क्रिस्टलीय में कौन आएगा, क्वार्ट्ज आएगा, और अक्रिस्टलीय में कौन आएगा, ग्लास आएगा। तो मुझे क्रिस्टलीय ठोस को क्रिस्टलाइन सॉलिड को एमॉर्फस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्वार्ट्ज को मैं हीट करूँगा, हीट करके इसको क्या करूँगा, मैं पिघला दूंगा, मेल्ट कर दूंगा, और मेल्ट करके एकदम से कूल कर दूंगा। तो कूल करती है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? देखो यही लिखा हुआ है, ये देखो कांच अक्रिस्टल ठोस है जिसमें अभिकरणों की व्यवस्था लघु परास की होती है, जबकि क्वार्ट्ज क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अभिकरणों की व्यवस्था कैसे होती है, दीर्घ परासी होती है। ये आपको डिफरेंस में मैंने बता दिया था। क्वार्ट्ज को पिघला कर तुरंत ठंडा करके ये कांच में परिवर्तित हो जाती है। इसी तरह देख लो नीचे भी, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रख लेना, अगर मुझे क्वार्ट्ज को ग्लास में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, क्वार्ट्ज को मैं पिघला दूंगा, मेल्ट कर दूंगा, मेल्ट करके उसको क्या करूँगा, तुरंत कूल कर दूंगा, रैपिडली कूल कर देते हैं, तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास। समझ में आ गई बात? और ग्लास एक एमॉर्फस सॉलिड होता है, ठीक है, जिसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, और क्वार्ट्ज लॉन्ग रेंज होता है जो एक क्रिस्टलीय या क्रिस्टलाइन ठोस सॉलिड होता है। समझ में आ गई बात? चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो जी, देखो एक अगला क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि गोल्ड की एटॉमिक रेडियस दे रखी है 0.144 नैनोमीटर क्रिस्टलाइन इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक। किसकी बात कर रहे हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की रेडियस दे रखी है, आर का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.144 दे रखा है। समझ में आ गई यहाँ तक सभी को बात? तुमसे क्या ए लेंथ पूछी, ए, तो ध्यान रखना एफसीसी के लिए ए का वैल्यू होता है 2√2r। याद रहेगा सभी को, क्या होता है, मैं वापस बता देता हूँ, एफसीसी के लिए ए का वैल्यू होता है 2√2r। बताओ आपको आर का वैल्यू दे रखा है, दो का जानते हो, √2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414 होता है, ठीक है, इंटू 2 कर देना। आर का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 0.144। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे आराम से। और आपको मैं बता देता हूँ एससी के लिए ए का वैल्यू 2r होता है। समझ में आ गई बात? बीसीसी के लिए ए का वैल्यू √3/4 होता है, और बीसीसी और एफसीसी के लिए कितना होता है, ए का वैल्यू 2√2r होता है। याद रहेगा सभी को? तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो देखो करना क्या है, बस 2√2r, देखो ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये इसको ऐसे लिख देना, a = 2√2r, और r का वैल्यू पता है, √2 का वैल्यू पता है, देखो दे रखा है 2√2 का वैल्यू, और ये r का वैल्यू दे रखा है। समझ में आगे बात, कर लोगे फॉर एफसीसी के लिए, देखो इंग्लिश मीडियम देख लो। चलो जी, समझ में आ गया होगा यहाँ तक बात, है ना। फॉर्मूला मैंने अभी आपको बता ही दिया, ये 2√2r है, a = 2√2r है, इसको यहाँ से कनेक्ट कर देना। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन की बात कर लें। चलो देखो बैंड थ्योरी के बारे में पूछा है कि कंडक्टर और इंसुलेटर आपस में डिफरेंट कैसे होते हैं, और आगे पूछा है आपसे कंडक्टर और सेमीकंडक्टर आपस में डिफरेंस कैसे रखते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको एक बार डिटेल में इसको समझा देता हूँ जो बच्चे नहीं जानते इसके बारे में। देखो एक तो होता है कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी या कंडक्टिविटी को शो करते हैं, ठीक है। एक होता है इंसुलेटर जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड नहीं होने देते, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते। एक होता है सेमीकंडक्टर जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा भी सकती है और नहीं भी करवा सकती है, दोनों कंडीशन रखती है, मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टी रखती है। अब ऐसा होता क्यों है, तो देखो होता क्या है, अपने पास दो तरह के बैंड होते हैं। मैं देखो यहाँ पे चालक और कुचालक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात कर रहा हूँ। देखो अपने पास दो तरह के बैंड होते हैं, मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो नीचे वाला बैंड होता है ये बैंड है सहसंयोजक बैंड, और ऊपर चालक बैंड है। ऊपर कौन सा बैंड है, चालक, नहीं दिखाई दे रहा, मैं लिख देता हूँ। नीचे कौन सा है, सहसंयोजक
बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो एक बात बताओ, जितना ये गैप कम होगा, ये वाला गैप जितना कम होगा, उतना इलेक्ट्रॉन इजिली ऊपर जाएंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन इजिली ऊपर जाएंगे उतनी ज़्यादा विद्युत धारा और कंडक्टिविटी क्या होती है, ये शो करते हैं। समझ में आ गई बात। लेकिन देखो इंसुलेटर में क्या होता है, ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पाता है। समझ में आ गई बात। तो देखो चालक में क्या लिखा हो, इसमें सहसंयोजक बैंड और चालक बैंड में ऊर्जा अत्यंत कम होती है। यह सहसंयोजक बैंड तथा चालक बैंड के बीच अतिव्यापन होता है। दूसरी तरफ इंसुलेटर या इसमें अचालक कुचालक में क्या लिखा हुआ है, रोधी में क्या लिखा हुआ है, इसमें सहसंयोजक एवं चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतर इतना अधिक होता है कि इलेक्ट्रॉन इस निश्चित क्षेत्र को पार नहीं कर पाते, लांग नहीं पाते, ये वाला, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी शो नहीं करते। समझ में आ गई बात। चलो जी, अब देखो चालक एवं अर्धचालक की बात कर लेते हैं, है ना। तो एक बात बताओ, चालक का तो वही रहेगा जो अभी हमने समझ लिया है। अब बताओ, चालक का तो मैंने समझा दिया, ये गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये जो गैप होता है ना, ये कुचालक और चालक के बीच में होता है। तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, लेकिन तुम जैसी टेम्परेचर देते हो, इलेक्ट्रॉन नीचे से कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो किसी तरह बिहेव करने लग गया, चालक की तरह। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर नहीं देते हो तो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा और किसी तरह बिहेव करेगा, कुचालक की तरफ बिहेव करने लग जाएगा। समझ में आ गई बात, कुचालक की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। तो चालक में क्या लिखा, इसमें सहसंयोजक बैंड और चालक बैंड में ऊर्जा अंतर न के बराबर होता है, पढ़ा दिया। इसमें ध्यान रखना, इसमें ऊर्जा अंतर सदैव कम होता है, अर्थात ऊर्जा अंतर चालक से ज़्यादा परंतु रोधी से क्या होता है, कम होता है, दोनों के बीच में होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, है ना, मैंने अब समझा दिया है अच्छे से, आप इस चीज़ को देख लो और नोट कर लो। ठीक है, तो यहाँ वीडियो को पॉज कर लेना, मैंने आपको समझा दिया इजीली। इसमें क्या होता है, ये गैप कम होता है और इसमें ये गैप क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर चले जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे नहीं जा पाते। ठीक है, कर लोगे आराम से। चलो, ये भी डिफरेंस उतार लेना आप सभी लोग, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा अच्छे से। हाँ जी, अब आपको दिखाई देगा आराम से। कंडक्टर की बात कर रहा है और सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। ये गैप किसके किसके बीच में होता है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है। समझ में आ गई बात। चलो जी, आगे बात करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। चलो देखो, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है, बार बार पूछा जा चुका है। क्लासिफिकेशन करना है आपको। यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं, P4O10, ट्राई अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम फॉस्फेट, प्लास्टिक, ग्रेफाइट, ब्रास, सिलिका कार्बाइड, I2P4, RB, सिलिका और LiBr, इनको आपको डिवाइड करना है आयनिक में, मेटेलिक में, मॉलिक्यूलर, कोवलेंट और एमोर्फस में। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर देना। ठीक है, हिंदी मीडियम देख लेना, क्वेश्चन को देख लो, इनको डिवाइड कर लेना। ठीक है, ये तो शायद क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है, तो इसको आप आराम से, ये क्वेश्चन है, नोट करके इनके आंसर को आप इस तरह से डिवाइड कर देना। ठीक है, आयनिक ठोस में कौन आता है, अमोनियम फॉस्फेट और LiBr आता है। धात्विक ठोस में, मेटेलिक सॉलिड में कौन आता है, पीतल और RB आता है। ब्रास और रुबिडियम आता है। आणविक ठोस में P4O10, आयोडीन और P4 आती है। और कोवलेंट ठोस में कौन आता है, ग्रेफाइट, सिलिका कार्बाइड और सिलिकन आती है। एंड अक्रिस्टलाइन एमोर्फस में कौन आता है, प्लास्टिक आता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से समझाया गया होगा, कर लोगे नोट आंसर को। ठीक है, आगे बढ़े। चलो चलो, हाउ मैनी लट्टिस पॉइंट आर देयर इन वन यूनिट सेल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लट्टिस। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहा है, फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल की बात कर रहा है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की बात कर रहा है। देखो ये है ना फेस सेंटर्ड टेट्रागोनल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिलहाल नहीं है। तो इस बार हम क्या करते हैं, इस सेकंड की जगह हम लोग सिंपल क्यूब को लिख लेते हैं। किसको लिख लेते हैं, सिंपल क्यूब को। आपको क्या करना है, हर एक का जेड का वैल्यू निकालना है। समझ में आ गई बात। देखो कैसे निकालेंगे, है ना, बहुत लोगों ने वैसे पढ़ रखा होगा, तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आपको, देखो सिंपल क्यूब में निकालना है। सिंपल क्यूब में एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे होते हैं। लॉजिक कॉर्नर्स पे मैं एक बार एटम बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार कॉर्नर्स पे एटम बना लेता हूँ। ठीक है, एक एटम यहाँ, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो एक बार बताओ टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8। और ध्यान ना, पर कॉर्नर का पार्ट कितना होता है, 1/8। कितना बच गया कट के, 1। तो SC के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, 1 आता है। कैसे आया, समझ में आ गया। SC में सारे एटम कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे। पर कॉर्नर का पार्ट कितना होता है, 1/8। कट पिट के कितना बचा, पर यूनिट सेल एटम कितने आते हैं, 1 आते हैं। BCC क्या करते हैं, देखो देखो BCC के नाम में क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो कुल मिला के वैसा पहले जैसा बना लेते हैं, बन गया। ठीक है,
एटम लगा लेता हूँ मैं। कितने एटम? एक यहाँ पे कॉर्नर्स पे देखो सब में रहते हैं ना, कॉर्नर पे एटम सब रहेंगे। कॉर्नर का पार्ट सभी समझते हो कितना होता है? 8 इंटू 1/8 कितना आता है? ये एक आता है, प्लस करेंगे। देखो बॉडी के सेंटर में, मतलब बॉडी के केंद्र में भी एक होता है, ठीक है, ये रहा बॉडी के केंद्र में। अब बताओ, एक रूम में मैं अकेला ही खड़ा हूँ तो मेरा पार्ट कितना है रूम में? एक है, तो 1 + 1 कितना आ गया? 2। तो बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। समझ में आ गई बात? इसी तरह मैं अब एफसीसी की बात कर लेता हूँ, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। चलो मैं बनाता हूँ, ध्यान से देख लो इसको। देखो फेस सेंटर्ड क्यूबिक की चाहे किसी की बात कर लो, ठीक है आप, पर एक बात ध्यान रखना, कॉर्नर्स पे एटम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये लो कॉर्नर्स पे मिल गए, मिल गए। कितने कॉर्नर्स है टोटल? 8। पर का पार्ट कितना है? 1/8, सॉरी 1/8। कितना बच जाएगा? 1। लेकिन देखो 1 तो कॉर्नर्स का आ गया, फेस पे भी होंगे, तो टोटल एक रूम में कितनी फेस हो सकती है? सोचो, लेफ्ट राइट, अप डाउन, बाएं दाएं, समझ गए ना? आमने सामने भी होती है, लेफ्ट राइट भी होती है, ऊपर और नीचे भी होती है। देखो एक, इसको मैं थोड़ा सा अलग पेन से ले लेता हूँ, चलो तो मैं एक अलग कलर ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो फेस यहाँ पे 1 2 3 4, समझ में आ गई, और ये 5, ये पीछे वाली फेस और ये सामने वाली फेस, टोटल कितनी होगी? 6 फेस हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6। अच्छा मैंने 7 बना दी क्या? एक कौन सी एक्स्ट्रा बन गई? अच्छा यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा बना दी, सॉरी 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 सॉरी, ये बन गई ना इधर वाली, तो ठीक है। तो टोटल कितनी फेस होती है? 6 फेस होती है। वापस बना देता हूँ, सॉरी, ये लो वापस बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? कॉर्नर्स पे एटम लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कॉर्नर का पार्ट कितना हो गया? 8 इंटू 1/8 इक्वल्स टू कितना हो गया? 1। अब हम बात करते हैं फेस की, फेस पे लगा लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, एक सामने वाली फेस और एक पीछे वाली फेस, टोटल फेस कितनी होगी? 6। और ध्यान रखना एक फेस, एक फलक जो होती है 1/2 पार्ट रखती है, कितना आ गया? 3। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4। तो बताना इसमें कितना मान होता है? जेड इक्वल्स टू 4। समझ में आ गया? चलो जी देख लो, इसमें भी यही बात कर रखी है। एफसीसी के लिए देखो यहाँ पे ध्यान रखना, टोटल लैटिस पॉइंट 14 होते हैं, ठीक है ना, ये फिक्स होते हैं, किसी की बात कर लो 14 होते हैं। देखो यहाँ पे देखो 4 निकाल दिया एफसीसी के लिए, निकाल लोगे। कॉर्नर का पार्ट कितना होता है? 8 इंटू 1/8 प्लस फेस का पार्ट 6 इंटू 1/2, कितना आ जाएगा? 1 यहाँ से और 3 यहाँ से, कितना आ जाएगा? 4। कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फलक के अंदर ये फेस सेंटर टेट्रागोनल याद ही कर लेना, 40 होते हैं और इसके अंदर पार्टिकल नंबर 4 होते हैं, ठीक है। वैसे नहीं है, मैं सिंपल क्यों लिखवा दी इसकी जगह। फिर आपको बॉडी सेंटर मैंने समझाई दिया, बीसीसी समझा दिया, कितना होता है जेड का वैल्यू यहाँ पे? 2। कॉर्नर्स पे 8 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1, बॉडी के सेंटर में 1 और ये 1, 1 इंटू 1, 1 + 1 2, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला आंसर को लिख लेना, ठीक है। अब मैंने आपको तीनों एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, तो आप यहाँ आंसर लिख देता, ठीक है। चलो मैं अब आगे बढ़ जाता हूँ, समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात सभी को। चलो देखो जी आगे क्या बोला है, द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड आयनिक क्रिस्टल। अगला है आयनिक क्रिस्टल आर हार्ड एंड ब्रिटल। तो आपको ये समझाना है, आपको बताना है मेटेलिक और आयनिक क्रिस्टल के बीच में क्या प्रॉपर्टी सिमिलरिटी है और कौन से डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो देखो सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं, तो एक बार सिमिलरिटी ध्यान रखना, है ना। देखो सिमिलरिटी दोनों में कैसे फोर्स की बात कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है, और दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो सिमिलरिटीज हो गई। अब हम बात करते हैं इनके बीच के डिफरेंस को बात कर लेते हैं, है ना। देखो डिफरेंस देख लो क्या है, मैं बोल देता हूँ। धात्विक क्रिस्टल में लिखा हुआ है, धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉन बंधे नहीं होते, अपितु मुक्त रहते हैं, अतः ठोस अवस्था में भी विद्युत का चालन करते हैं। समझ में आ गई बात? आयनिक में क्या लिखा हुआ है? इनमें आयन ठोस अवस्था में गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये ठोस अवस्था में कुचालक होते हैं, लेकिन गलित एवं जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिख रखा है? इस प्रकार क्रिस्टल में बंद प्रबल ध्रुव दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? आयनिक ठोस कठोर या भंगुर होते हैं, क्योंकि इनमें प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल उपस्थित होता है। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों डिफरेंस आप जो मैंने बोले हैं आप भी लिख देना, ठीक है। चलो इसमें कोई खास बात नहीं है ना। इंग्लिश मीडियम वाले नोट कर लेना, मैंने समझा तो वैसे दिया ही है, मैं जूम कर देता हूँ अच्छे से। चलो तो सिमिलरिटी याद रख लेना, यहाँ दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होता है? हाई होता है, और दोनों कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल करेक्टर के होते हैं, ठीक है। नोट कर लोगे, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेना।
आगे देखो, कर लोगे? ठीक है, ये लो जी, डिफरेंस उतार लेना, दोनों में डिफरेंस कर रखा है ना। इसमें वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों बॉन्ड होते हैं, लेकिन उसमें कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। समझ में आ गई बात? कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो, आयनिक क्रिस्टल आर हार्ड बिकॉज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होने के कारण। समझ में आ गया, नॉन डायरेक्शन नेचर के होते हैं। कर लेना आप तो, है ना। देखो अगला क्वेश्चन आ गया, देखो डेंसिटी का। ध्यान रखना, डेंसिटी का क्वेश्चन देखो बार बार आ रहा है, समझ में आ रही बात? तो इसको आपको अच्छे से याद करके रखना, डेंसिटी का फॉर्मूला है। देखो अब इस क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या बोल रहा है, एफसीसी की बात कर रही है। ये एफओसी नहीं है, ये एफसीसी लेट डिस्टेंस, ठीक है। एफसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है, अब तक याद कर लिया होगा, 4। अरे एससी के लिए कितना होता है, 1। बीसीसी के लिए कितना होता है, 2। एफसीसी के लिए कितना होता है, 4। देखो जेड का वैल्यू दे रखा है। यूनिट सेल देखो, ए का वैल्यू दे रखा है क्या, देखो कितना दे रखा है, 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। डेंसिटी दे रखी है। तुमसे पूछा क्या है, एटॉमिक मास, मास निकालने के लिए बोल रहा है। चलो जी, क्वेश्चन पढ़ लिया। चलो ये देखो, ये रहा, ये मैं जूम कर देता हूँ। देखो लेंथ दे रखी है, ए, डी दे रखा है, एन दे रखा है, एम निकालना है इस बार। तो तुम फॉर्मूला जानते हो डेंसिटी का, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इस बार क्या पूछा, एम पूछा, एम को इधर ले आओ और डी को इधर ले जाओ। कर लोगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है? चलो जी, बढ़िया बात है। फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन कर रखी, देख लो, फिर मैं इंग्लिश मीडियम वालों को दिखा देता हूँ। चलो जी, हो गया। देखो जब मैं इंग्लिश मीडियम का दिखाऊँ ना, तो आप वीडियो को भले आप स्किप कर सकते हो, लेकिन देखो समझ लो, आपके लिए बेनिफिट है, 2 बार समझो किस चीज़ को। चलो इंग्लिश मीडियम वाले आंसर को देख लें और कर लेना, मैंने समझा तो दिया ही दिया है ना। ये रहा, एफसीसी लैटिस दे रखा है, जेड का वैल्यू 4 है, एच लेन दे रखी है, ए दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है, आवागैद्रो नंबर दे रखा है, एटॉमिक मास दे रखा है। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, बहुत बढ़िया, आगे करें। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 को बड़े ध्यान से समझ लेना, है ना। देखो ये क्या बोल रहा है, मैं इसको समझाता हूँ आपको। ये बोल रहा है आपके पास एक पी है, एक क्यू है। थोड़ा सा मैं दूर समझाता हूँ थोड़ा। एक पी की बात कर रहा है और एक क्यू की बात कर रहा है। जो पी है, अच्छा मैंने पी बोला है, सॉरी पी है, एक क्यू है, ठीक है। जो पी है, देखो पी बोल रहा है, पी वाला आइटम कहाँ है। देखो क्यू की बात कहाँ कर रहा है, ये बात कर रहा है कॉर्नर्स पे। तो पी कहाँ है, कॉर्नर्स पे। कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 पर का पार्ट कितना था, 1/8। खटपिट के कितना बच जाएगा, 1। समझ में आ गई बात। अच्छा एक बात बताओ, ये बोल रहा है पी कहाँ है, पी पी देखो बोल रहा है सेंट्रल में। पी कहाँ है, बॉडी के सेंटर में, ठीक है। तो बॉडी का सेंटर कितना होता है, 1, उसका पार्ट कितना होता है, 1, कितना आ गया, 1। तो बताओ पी और क्यू का रेशो कितना आया, 1:1। समझ में आ गई बात सभी को। देखो ऐसे ही कर रखा है। देखो यहाँ 8 × 1/2 है, सॉरी 1/8 है, ठीक है। कटपिट के कितना बच गया, 1 बच गया। कर लोगे क्या, मैंने समझा तो दिया ही है। देखो कॉर्नर का होता है ना, कॉर्नर का ध्यान रखना, कॉर्नर में 8 कॉर्नर होते हैं, उस पर का पार्ट कितना होता है, 1/8 होता है, 1 बच गया। और बॉडी के सेंटर्ड में कितना होता है, 1 है, तो उसका पार्ट कितना होता है, 1 होता है, उसका 1 आ गया। दोनों का फॉर्मूला क्या बन गया, पी क्यू फॉर्मूला बन गया। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, 8 × 1/8, 8 × 1/8, ठीक है। ये 1/8 लिखा हुआ है, समझ में आ गई बात। कर लोगे, कटपिट के कितना बच जाएगा, 1 बच गया, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। क्वेश्चन नंबर 25 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बच्चे से सॉल्व नहीं होते, ये वाला क्वेश्चन एक समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझ लो। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि निकल ऑक्साइड लिया गया है। समझ में आ गई बात। निकल का परसेंटेज दे रखा है 0.98, फ्रैक्शन में दे रखा है, समझ में आ गई बात। और इसका दे रखा है 1.0। या तो इसको 98% मान लो और इसको कितना मान लो, 100% मान लो। समझ में आ गई बात सभी को। सॉरी, थोड़ा सा माफ़ करना, स्किन थोड़ी सी हट गई थी वहाँ से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। देखो क्या बोल रहा है कि आपको निकल ऑक्साइड दे रखा है, समझ में आ गई बात। इसका परसेंटेज कितना है, 0.98, फ्रैक्शन में दे रखा है, चाहे तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। और इसका कितना दे रखा है, 1.0। समझ में आ गई बात। बोल रहा है निकल 2 आयन रखता है, एक तो निकल 2+ रखता है
और एक क्या रखता है, निकल 3+ रखता है। बोल रहा है इस निकल के अंदर निकल 2+ कितना है और निकल 3+ कितना है। समझ में आ गई बात। पार्टिसिपेट पूछ रहे हैं, वही बात है, टोटल सैलरी इतनी है तो राम की कितनी हुई और मोहन की कितनी होगी। समझ में आ गई बात। देखो हम करेंगे क्या, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में टोटल कितना है, 0.98। अगर मैं आपसे बोलूं कि निकल 2+ आयन कितना, तो आप क्या बोलोगे सर, एक्स है। इस निकल 2+ आयन पे चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलोगे सर, 2x है। समझ में आ गई यहाँ तक बात। तो मुझे एक बात बताओ, अगर x निकल 2+ है तो अगर मैं 0.98 में से x को निकाल दूं तो वो किसका वैल्यू निकाल के देगा अपने को, निकल 3+ का। और एक बात बताओ, निकल 3+ पे चार्ज निकालना तो इसको क्या कर दूंगा मैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ गई बात। वापस सुन लेना, वापस सुन लेना। निकल ऑक्साइड में ये कितना है, 0.98। अगर 0.98 में से अगर निकल 2+ को मैं x मान रहा हूँ तो इसमें से मैं इसको लेस कर दूंगा, तो ये वैल्यू किसका आ जाएगा, निकल 3+ का आ जाएगा। समझ में आ गई बात। मुझे अगर इसके चार्ज की बात करेगा तो मैं चार्ज क्या कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे तुमने इसके चार्ज निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, 3 से मल्टीप्लाई करके 0.98 माइनस x आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो मुझे एक बात बताओ, इस मॉलिक्यूल पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है, निकल ऑक्साइड पे 0 है। कितना है निकल ऑक्साइड पे चार्ज, टोटल 0 है। तो बताओ ये 0 चार्ज किसके बराबर होगा, कंफर्म है, निकल 2+ चार्ज के बराबर होगा प्लस निकल 3+ चार्ज के बराबर होगा। समझ में आ गई बात। और ऑक्सीजन पे कितना है, -2 इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, 0। वापस देख लेना, टोटल चार्ज कितना होगा, 0 है। किसके किसके बराबर है, निकल 2+ प्लस निकल 3+। और ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, तो यहाँ पे -2 ऑक्सीजन का। समझ में आ गई बात, इक्वल्स टू 0। निकल 2+ जानते हो कितना था, 2x प्लस निकल 3+ समझाया था कितना था, 3.98 माइनस x -2 इक्वल्स टू 0। कर लोगे क्या, समझ गए सभी लोग। देखो यहाँ से किसका वैल्यू निकल गया, x। बताओ x कौन था, निकल 2+ था। इसका तुमने निकल 2+ का वैल्यू निकाल दिया है। अब एक बात बताओ, परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा था, बचपन में क्वेश्चन पढ़ रखा होगा, अगर टोटल सैलरी इतनी है तो राम की कितनी हो जाएगी। अरे टोटल नंबर 100 नंबर है तो हिंदी के कितने नंबर है, तो हिंदी के नंबर बटा टोटल नंबर इंटू 100। तो देखो निकल 2+ के कितने आ गए, 96% निकल गया। अब एक बात बताओ, अब तुम समझ गए, 100 में से 96 को निकाल दो, कितना बच जाएगा यहाँ पे 4%। ये कौन है, निकल 3+। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये रहा उत्तर, नोट कर लो अच्छे से, मैं जूम कर देता हूँ अच्छे से। चलो इसको अच्छे से याद कर लेना, वीडियो को 2 बार रिपीट करके देख लेना। समझ में आ गई बात। पर इस क्वेश्चन को या तो रट्टा ही मार लेना, आता ही आता है, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं, इतना अच्छे से समझा दिया, समझ लेना। समझ में आ गई बात। चलो इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, समझ गए होंगे आप वैसे तो, है ना। आपको भी एक बार बता देता हूँ मैं। निकल 2+ को कितना माना है, x। निकल 2+ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2x। निकल 3+ आयन पे, निकल 3+ आयन निकालना है तो 0.98 माइनस x निकाल देंगे। उस पर चार्ज निकालना हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, -2। टोटल चार्ज कितना कंपाउंड पे, 0। किसके बराबर है, निकल 2+ के चार्ज के, निकल 3+ के चार्ज के, और ऑक्सीजन के 2- चार्ज के। तो माइनस यहाँ पे क्या है, -2। ये कितना है, 2x। ये कितना है, ये निकल लिखा हो यहाँ पे, और इस पर कितना है, -2। समझ में आ गई बात, तो कर लेना, ठीक है। और ऊपर देख लेना इंग्लिश मीडियम वाले, ये यहाँ पे कुछ गलती कर रखी है इसने, तो ध्यान रखना 0.94 अपॉन 0.98 इंटू 100 कर लेना, ठीक है। ऐसा ऊपर का रखा है ना, ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये कर लेना, ठीक है। चलो कर लोगे, बढ़िया बात, आगे चलते हैं। चलो जी, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ दिख रहा होगा नंबर 44 में से 40 पेज पे चल गए हैं कि सर खत्म होने वाला है। देखो क्या पूछा है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर या अर्धचालक की बात कर रहा है। देखो अभी अभी समझाया था, याद करो मेरे बच्चों, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इधर कौन था, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। इधर कौन था, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, और इधर कौन था, इंडियम। समझ में आ गई बात सभी को, बताया था। ये कौन सा ग्रुप है, 14। ये कौन सा, 15। ये कौन सा, 13। अगर तुमने 15 ग्रुप की इम्प्योरिटी मिला दी तो एन टाइप, 13 ग्रुप की मिला दी तो पी टाइप। बताओ यहाँ पे किस किस की बात कर रहा है, देखो जर्मेनियम बात कर, जर्मेनियम किसकी मिला रहा है, इंडियम की, कौन सा टाइप, पी टाइप। समझ में आ गई बात। देखो यहाँ पे
जर्मेनियम किसका होता है? कार्बन का। इंडियन किसका होता है? 13 ग्रुप का। इसकी इसमें ऐड कर रहा है तो पी टाइप। देखो अगले बोरोन में किसकी कर रहा है? सिलिकन की। सिलिकन भी कौन से ग्रुप में आता है? कार्बन के ग्रुप में। किसको मिला रहा है? बोरोन को मिला रहा है। मिलाने दो, पीछे से मिला रहा है, वही पी टाइप। दोनों कौन से टाइप हैं? पी टाइप। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, नोट कर लो आंसर को फटाफट। ये लो आंसर नोट कर लेना, ठीक है। तो दोनों के दोनों इम्प्यूरिटीज 14 ग्रुप में जब 13 ग्रुप के इम्प्यूरिटी अशुद्धि को मिलाया जाता है उसे पी टाइप कहते हैं, और जब 14 ग्रुप में 15 ग्रुप की इम्प्यूरिटी अशुद्धि को मिलाया जाता है तो उसे एन टाइप कहते हैं। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। चलो आगे बढ़े। और एक बात, चैनल को सब्सक्राइब कराओ यार, हैं, और लाइक और शेयर तो कर दिया करो कम से कम, हैं। कमाल है, मतलब बढ़िया है, सही है। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरा कहना क्यों मानोगे, मैं होता ही कौन हूँ, हैं। सर इमोशनली ब्लैकमेल मत करो, कर देंगे, हैं। नहीं देखो, चैनल को सब्सक्राइब कराओ यार, और तुम जो भी वीडियो को देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो एक बार। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मेरा फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है? अगेन डेंसिटी। अरे इतना बड़ा सॉल्यूशन क्वेश्चन देख लो ना, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जेड इंटू कैपिटल एम एन ए इंटू ए क्यू। देख लो इस बार क्या पूछा है। इस बार इस भाई साहब ने आपसे पूछा है हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम। अरे हाउ मेनी एटम पूछ लिया है, तो पहले तो मोलर मास निकालो। देखो क्या निकालोगे सबसे पहले? मोलर मास। लो जी, ये मोलर मास मैंने निकाल दिया सबसे। फिर इसके बाद मोल निकालेंगे। ध्यान से देखना, मोल कैसे निकालते हो? कितना मास है अपन मोलर मास कितना है। समझ में आ गई बात? तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस क्वेश्चन की बात कर लूँ तो आपको दिया क्या है वैसे? अच्छा, यहाँ पर आपको ग्राम में वैल्यू दे रखी है 208। समझ में आ गई बात? अच्छा, आपने मोलर मास कितना निकाल दिया? इसका मोलर मास निकाल दिया आपने 51.8 निकाल दिया। तो आप क्या निकालोगे फिर? मोल निकालोगे। मोल कैसे निकालोगे? 208 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना निकाला तुमने? 50.8। ये मोलर मास कहाँ से निकाला? डेंसिटी वाले फॉर्मूले से। जो भी मोल निकल के आएगा उसके अंदर आवागैद्रो नंबर का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर देना। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम। समझ में आ गई बात सभी को? वापस सुन लो ध्यान से। इस बार मोलर मास निकालना पड़ेगा। आपसे नंबर ऑफ एटम पूछ लिया है ना, एन नॉट पूछ लिया है। वैसे एन नॉट निकालने के लिए क्या करते हो? मोल में एन ए का गुणा कर दो। मोल में किसका गुणा कर देते हैं? एन ए का गुणा कर देते हैं। तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना दे रखा है? 208। मोलर मास तुमने निकाला है, कितना निकाला है? 51.8। मोल निकल गया, मोल में एन ए का मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पर इसने आंसर में देखो सीधा कर रखा है। देखो यहाँ पे, ये देखो सीधा। ठीक है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना इस बार। चलो बढ़िया। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो आंसर को, ठीक है। जो यहाँ कर रखा है ऊपर देख लेना, ठीक है। क्या कर रखा है यहाँ पे, कर लोगे ना। 51.18 निकल गया, तो तुम कर देना यहाँ पे 208 इंटू अपॉन 51.8 इंटू आवागैद्रो नंबर। कर लोगे, जो आंसर आए वो निकाल लेना, ठीक है। चलो तो चलो यहाँ तक बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से लगता है मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है। इस बार तुमसे क्या बोला है? देखो, एक्स किरण विवर्तन से तुम्हें पता चल रहा है, एक्स डिफ्रेक्शन तुम्हें क्या पता चल रहा है? तुम्हें तो क्या पता चलेगा, मुझे पता करना है। वैसे तांबे का, कॉपर की बात कर रहा है। कॉपर के लिए इसको पता चला है, इसकी लेंथ दे रखी है, ए का वैल्यू दे रखा है। देखो ये किसका वैल्यू दे रखा है? यहाँ पे ए का वैल्यू दे रखा है। समझ में आ गई बात? अच्छा बताओ, डेंसिटी कितना दे रखा है इसने? 8.92। देखो डेंसिटी दे रखा है। जेड दे रखा है क्या? देखो ये एफ ई नहीं है, ये क्या है? एफ सी सी। जेड का वैल्यू कितना होता है? 4। बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो तुम सीख चुके सर। एस सी का तो 1 होता है, बी सी सी का 2 होता है, और एफ सी सी का 4 होता है। अब तो रट गया होगा। हाँ जी बिल्कुल रट गया होगा। चलो बहुत बढ़िया बात है। तो इसका मतलब आप लोगों को ए दे रखा है, आप लोगों को जेड दे रखा है, आप लोगों को डेंसिटी दे रखी है, आपको एन ए पता है। अरे निकालना क्या है? मोलर मास। ऊपर ही तो निकाला था, सेम क्वेश्चन तो है। लो जी, मेरा फॉर्मूला तो ये रहा, और मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना जानता हूँ। चलो जी, कर लोगे कैलकुलेट। देखो लेंथ इतनी है, डेंसिटी इतनी है, एफसीसी इतनी है, ये मेरा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करूंगा और किसका वैल्यू निकाल लूंगा? एम का। कोई दिक्कत किसी को नहीं है सर? बहुत बढ़िया बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, देख लो इंग्लिश मीडियम वाले। एज लेंथ दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है,
FCC दे रखा है, क्या पूछा है, मोलर मास निकाल लोगे, फॉर्मूला जानते हो, ये लो मैं आपको भी फॉर्मूला एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। चलो ये लो जी, समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। 63.1 ग्राम पर मोल, इसका मतलब कॉपर का वेट कितना होता है, 63.1 ही होता है, ठीक है। पर कैलकुलेट करना आना चाहिए आप लोगों को, एम पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, निकाल लोगे। चलो आगे बात कर लें अब, आप तो करेंगे ही हैं, तुम क्या कर सकते हो, ये क्यों ले रहा हूँ मैं, आगे बात करते हैं। हाँ चलो जी, अब लिखने का वक्त आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग है, लो भैया थैंक्स कर दिया, तुम है, मज़ा आ गया, सर ने थैंक्स कर दिया, अच्छा नहीं लिख सका मैं, कोई बात नहीं। चलो जी, मैं अपने बारे में कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे उसका रिप्लाई ज़रूर देना। नंबर 1 क्वेश्चन है, क्या ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन में जो करवा रहा हूँ, क्या ये तरीका सही है या नहीं है, आप यस या नो करके मुझे ज़रूर जवाब देंगे। दूसरा, इस तरीके से जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ क्या आपके लिए वैल्यूबल है, उपयोगी है, इसका भी यस या नो में जवाब देंगे। तीसरा क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर का नाम लिख के मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देंगे। और फोर्थ नंबर जो बात है वो सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ नोट डाउन, और हमेशा की तरह आपको मुझे एक पेज सेंड करना है। समझ में आ गई बात? और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपको बतानी थी, इस जो भी नया बच्चा जो मुझे देख रहा है, जो मेरे लिंक से नहीं जुड़ा हुआ है, मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अपना व्हाट्सएप का लिंक दिया है। उस व्हाट्सएप के लिंक में आप जुड़ सकते हैं, सीधा मेरे पेज पे आ जाओगे, जहाँ मैं आपको 12th क्लास केमिस्ट्री की PDF और नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी नया बच्चा है उसकी बात कर रहा हूँ, आप इस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे जुड़ जाओ, जो भी अधिक जानकारी होती है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप लिंक में शेयर कर दूंगा। तो सभी लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे क्लिक करना, आप सीधा ऐड हो जाओगे। समझ में आ गई बात? वहाँ आप मैसेज नहीं कर सकते, केवल मैसेज मेरे आएंगे, तो जो भी सूचना होगी वो मैं आपको दे दूंगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं, देखो एक बात ध्यान रखना, जब आपने मेरा सिंबल देखा होगा, इस तरीके का सिंबल देखा होगा, ठीक है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ सिंबल को, ठीक है, एक बार मैं सिंबल को समझाता हूँ अच्छे से, है ना। आप वो काम जरूर कर लो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता चल रहा है कि बेल आइकन को क्लिक कैसे करते हैं। क्योंकि बेल आइकन को तुम जैसे ही क्लिक कर दोगे ना, तो तुम बिल्कुल मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। देखो मैं एक बार आपको सिखा देता हूँ बेल आइकन को क्लिक कैसे किया जाता है। आप अपने यूट्यूब चैनल पे जाना, ठीक है, आप वहाँ पे टाइप करोगे जाके नयन सर केमिस्ट्री वाला। क्या टाइप करोगे सभी लोग? नयन सर केमिस्ट्री वाला आप टाइप करोगे। देखो मैं टाइप करके दिखा देता हूँ, नयन सर केमिस्ट्री वाला आप टाइप करोगे। समझ में आ गई बात? तो जैसे ही आप टाइप करोगे तो इस पहले वाले ग्रुप पे क्लिक कर लेना, कर लोगे। जैसे ही करोगे तो यहाँ पर एक पेज खुल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? और जैसे ही ये पेज ओपन होता है तो आपके पास यहाँ पर एक बेल आइकन का निशान आएगा, ठीक है, यहाँ एक बेल आइकन आएगा, घंटी जैसा रूल आएगा, आप उसको प्रेस कर देना। क्योंकि जैसे ही आप उसको प्रेस कर दोगे आपके पास सीधा मेरा लिंक पहुंच जाएगा। समझ में आ गई बात सभी को? ठीक है, चलो, तो बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले, है ना। और जितने भी पुराने बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, देखो ऊपर आ रहा है, यहाँ पे देखो मैं समझा देता हूँ, होम आ रहा है, वीडियो आ रहा है, प्लेलिस्ट आ रहा है, तो आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। जैसे ही आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो देखो ऐसे प्लेलिस्ट खुल जाएगी। समझ में आ गई बात? आप और प्लेलिस्ट को खोल के देख सकते हो। जितने भी पुराने बच्चे हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? वो स्टार्टिंग करेंगे जी D&F ब्लॉक से। कहाँ से करेंगे? D&F ब्लॉक से। जैसे ही आप इसको खोलोगे तो आप मेरे इसमें एंटर हो जाओगे। यहाँ पे पार्ट डिवाइड कर रखे हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट। एक बात और, जितने भी नए बच्चे हैं, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पता हो तो देखो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बना हुआ है नेम रिएक्शन, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नेम रिएक्शन पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को समझाया गया है। इसकी अलग कॉपी में इसको काम करना है। समझ में आ गई बात? और इसी का दूसरा पार्ट आपको पता हो तो मैंने रिएजेंट पढ़ाया था, जो रिएजेंट आपको यहाँ मिल जाएगा, इसमें भी आपको कुछ पार्ट बताए गए हैं। समझ में आ गई बात?
ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख लेना। तो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। और जो भी बच्चा टेस्ट देना चाहता है तो मैंने यहाँ पे टेस्ट का भी एक अलग से फोल्डर बना रखा है। वो टेस्ट में जाके भी आप देख सकते हो कि जो मैंने टेस्ट लिया आप उस टेस्ट को देख सकते हो। समझ में आ गई बात सभी को अच्छे से? जो भी मैंने आपको चीज़ें समझाई है आप उन सभी बातों का ध्यान रख लेना, ठीक है। और नैन सर केमिस्ट्री वाला करके यहाँ पे बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को आप जरूर दबा देना, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। और फिर हम नेक्स्ट मिलेंगे अगले चैप्टर के लिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स इसी तरह मैं सॉल्व कराऊंगा जैसे मैं करवा रहा हूँ, लेकिन 500 से 600 टोटल क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रख लेना। नई कॉपी बनाना, इस नई कॉपी में कम से कम 50-60 पन्ने होने चाहिए जिसमें हम 600 क्वेश्चन लिख सकें, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमें कॉपी नहीं पढ़नी पड़ेगी, हमें बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन किस तरह आते हैं, उनके कैसे आंसर लिखे जाते हैं, केवल हमें वो पढ़ना है। समझ में आ गई बात? और अगला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स, जो बहुत जल्दी मैं आपको दे दूंगा। ओके, समझ में आ गई सबको यहाँ तक बात? ओके, बाय, बेस्ट ऑफ लक।